कभी सोचा है सुबह का बढ़िया दूध शाम तक हट्टा क्यों हो जाता है? हाँ, या बालकनी में रखी लोहे की कुर्सी पर वो भूरा सा पाउडर कहाँ से आ जाता है? बिल्कुल। ये छोटे छोटे बदलाव जो हमारे चारों ओर मतलब हर पल हो रहे हैं, इनके पीछे छिपी है एक पूरी कहानी, एक पूरा विज्ञान। सही कहा। आज इसी दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरणों की दुनिया में। चलिए। हमारे पास है विज्ञान की किताब का वो हिस्सा जो इन बदलावों का राज खोलता है। हाँ, एक तरह से गाइड है ये। हाँ, एक गाइड की तरह है जो बताएगा कि चीजें बदलती क्यों हैं और कैसे। तो आज हमारा इरादा है इस जानकारी को सिर्फ समझना नहीं बल्कि महसूस करना, इसे आसान और क्या कहते हैं यादगार बनाना। कोशिश करते हैं। चलिए साथ मिलकर इन रासायनिक बदलावों की भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। शुरुआत वहीं से करते हैं जो रोज दिखता है, दूध का फटना, लोहे पर जंग लगना, अंगूर का पक्कर मीठा होना या फिर सिरके जैसा बन जाना। हाँ, किण्वन जिसे कहते हैं। किण्वन, हाँ। रसोई में सब्जी का पकना, बिल्कुल। यहाँ तक कि हमारे पेट में खाने का हजम होना, बिल्कुल। और हमारी हर एक सांस, जी, इन सब में आखिर चल क्या रहा है? ये सब असल में रासायनिक बदलावों के जीते जागते उदाहरण हैं। अच्छा। जब भी कोई पदार्थ इस तरह बदलता है कि उसकी पहचान ही बदल जाए, उसका स्वभाव बदल जाए, तो हम कहते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। पहचान ही बदल जाती है? हाँ, मतलब जो चीज शुरू में थी वो अभिक्रिया के बाद कुछ और बन गई है, उसके अंदरूनी बनावट में फर्क आ गया है। अच्छा, मतलब पहचान ही बदल जाती है। पर हमें कैसे पता चले कि ऐसा कोई बदलाव हो रहा है? कोई खास संकेत होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, प्रकृति हमें कुछ इशारे देती है। जैसे हो सकता है पदार्थ की अवस्था बदल जाए, कोई ठोस चीज पिघलकर द्रव बन जाए या द्रव गैस बन जाए, या फिर उसका रंग बदल सकता है। रंग बदलना, हाँ। कभी कभी कोई गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती दिख सकती है, बुलबुले। और एक और बड़ा संकेत है तापमान में बदलाव। जिस बर्तन में अभिक्रिया हो रही है वो या तो गर्म हो सकता है या ठंडा। तापमान, ये तो कई चीजों में महसूस होता है। इसे समझने के लिए कोई प्रयोग ध्यान में आता है, शायद वो मैग्नीशियम वाला। हाँ, मैग्नीशियम रिबन को जलाना एक क्लासिक उदाहरण है। हाँ, वो स्कूल में किया था। बिल्कुल। जब उस चमकीले धातु के फीते को जलाते हैं, सावधानी से बेशक, तो वो तेज चकाचौंध करने वाली सफेद रोशनी के साथ जलता है। हाँ, बहुत तेज रोशनी होती है। और पीछे रह जाता है एक सफेद राख जैसा पाउडर। ये पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, वो राख मैग्नीशियम ऑक्साइड है। हाँ, तो देखिए, चमकीला ठोस फीता एक सफेद पाउडर में बदल गया, अवस्था भी बदली, रंग भी। सही बात। ये हुआ क्योंकि मैग्नीशियम ने हवा के ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक नया पदार्थ बना लिया। और वो जिंक यानी जस्ते के दानों पर एसिड डालने वाला प्रयोग, उसमें क्या होता था? वो भी बढ़िया उदाहरण है संकेतों को पकड़ने का। जस्ते के टुकड़ों पर जैसे ही डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, आप देखेंगे कि दानों के चारों तरफ से गैस के बुलबुले उठने लगते हैं। ये हाइड्रोजन गैस होती है, गैस निकलती है। हाँ, और अगर आप उस बर्तन को छुएंगे तो वो गर्म महसूस होगा। गर्म भी हो जाता है। जी, तो यहाँ गैस भी निकली और तापमान भी बढ़ा। ये दोनों पक्के सबूत हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और एक शायद वो था जिसमें दो रंगहीन घोल मिलाने पर कुछ होता था, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। बिल्कुल। जब उन दो साफ पानी जैसे दिखने वाले घोलों लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाते हैं तो जादू की तरह एक चमकीला पीला ठोस पदार्थ बन जाता है। पीला एकदम से? हाँ, एकदम से। ये पदार्थ पानी में घुलता नहीं, नीचे बैठ जाता है। इसे कहते हैं अवक्षेप, प्रेसिपिटेट। हाँ, तो यहाँ रंग बदला और एक नई अघुलनशील चीज बनी। ये सारे संकेत हमें बताते हैं कि परमाणुओं के स्तर पर कुछ उथल-पुथल हुई है, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ये तो वाकई दिलचस्प है। हर बार बदलाव के पीछे कहानी, लेकिन हर कहानी को इतने लंबे वाक्यों में लिखना तो मुश्किल है। हाँ, लंबा हो जाता है। क्या इन रासायनिक कहानियों को लिखने का कोई छोटा आसान तरीका है, जैसे कोई कोड भाषा? हाँ, बिल्कुल है। सबसे पहला और आसान तरीका है शब्द समीकरण। शब्द समीकरण? हाँ, जैसे मैग्नीशियम वाले प्रयोग को हम लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा। यहाँ तीर के बाईं तरफ जो पदार्थ हिस्सा ले रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, उन्हें कहते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट्स, यानी क्रिया करने वाले। अभिकारक, रिएक्टेंट्स। और तीर के दाईं तरफ जो नया पदार्थ बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसे कहते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट। उत्पाद, प्रोडक्ट। और तीर दिखाता है कि बदलाव किस दिशा में हुआ। ये हुई ना बात
थोड़ा छोटा हुआ, पर क्या इससे भी छोटा और सटीक तरीका है, जैसे गणित में प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, विज्ञान में भी प्रतीकों की अपनी भाषा है। हम शब्दों की जगह पदार्थों के रासायनिक सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। सूत्र जैसे H2O पानी के लिए? बिल्कुल। अगर हमें पता है कि मैग्नीशियम का प्रतीक Mg है, ऑक्सीजन गैस का सूत्र O2 है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO, तो हम उसी अभिक्रिया को और छोटे में लिख सकते हैं, Mg + O2 MgO। Mg + O2 MgO। वाह, ये तो काफी छोटा हो गया। हाँ, इसे कहते हैं ढांचागत रासायनिक समीकरण, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये बस ढांचा है, कहानी का सार। अच्छा, तो ये हुआ रासायनिक कहानी का सार, Mg + O2 MgO। पर क्या ये सार पूरी कहानी सही बताता है? मेरा मतलब, क्या तीर के दोनों तरफ हर चीज बराबर है? क्या परमाणुओं का हिसाब किताब ठीक है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। चलिए देखते हैं। तीर के बाईं तरफ LHS मैग्नीशियम का एक परमाणु है। हाँ, एक। दाईं तरफ भी एक, ये तो ठीक है। ठीक है। पर ऑक्सीजन को देखिए, बाईं तरफ O2 है, यानी ऑक्सीजन के 2 परमाणु। हाँ, 2 परमाणु। लेकिन दाईं तरफ MgO में ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही है। सिर्फ एक ही परमाणु है। हिसाब बराबर नहीं है। अरे हाँ, ये तो गड़बड़ है। और ये हिसाब बराबर करना, यानी समीकरण को संतुलित करना, बेहद जरूरी है। जरूरी क्यों है? लिखने में ही तो फर्क है। नहीं, सिर्फ लिखने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि विज्ञान का एक अटल नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? हाँ, ये नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई चीज द्रव्यमान बनती है, न ही नष्ट होती है। अच्छा, मतलब कुछ गायब नहीं होता, ना नया बनता है। बिल्कुल। आसान भाषा में कहें तो जितने परमाणु किसी तत्व के अभिक्रिया शुरू होने से पहले थे, ठीक उतने ही परमाणु उस तत्व के अभिक्रिया खत्म होने के बाद भी मौजूद होने चाहिए। परमाणु कहीं गायब नहीं हो सकते, ना ही हवा में से बन सकते हैं। हाँ, वो बस अपनी जगह बदलते हैं, नए साथी बनाते हैं। अच्छा, तो ये संतुलन सिर्फ लिखने की बात नहीं, ये असल में प्रकृति के एक बुनियादी नियम का पालन करना है। तो फिर इसे संतुलित कैसे करते हैं? हाँ, मान लीजिए एक और कहानी है। लोहा पानी भाप से अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसका ढांचा है Fe + H2O changes to Fe3O4 + H2। ये तो साफ साफ असंतुलित दिख रहा है। इसे कैसे ठीक करें? इसके लिए हम हिट एंड ट्रायल विधि अपनाते हैं। मतलब हम गुणांक लगाकर कोशिश करते हैं और जांचते हैं कि दोनों तरफ परमाणु बराबर हुए या नहीं। ये थोड़ा पहेली सुलझाने जैसा है। हिट एंड ट्रायल, अंदाजे से? हाँ, पर सोच समझ कर अंदाजा। देखिए, Fe + H2O changes to Fe3O4 + H2 में दाईं तरफ आयरन के 3 परमाणु हैं Fe3O4 में। हाँ, 3। तो बाईं तरफ भी 3 करने के लिए हम Fe के आगे 3 लगा देते हैं। 3 Fe + H2O, तीर का निशान, Fe3O4 + H2। ठीक है, Fe तो बराबर हो गए। अब दाएं तरफ ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं Fe3O4 में। 4 ऑक्सीजन? हाँ, तो बाएं तरफ H2O के आगे 4 लगाना पड़ेगा। 3 Fe + 4 H2O, तीर का निशान, Fe3O4 + H2। अच्छा, H2O के आगे 4। लेकिन अब बाएं तरफ हाइड्रोजन के गिनिए, 4 × 2 8 हाइड्रोजन हो गए। हाँ, 8 परमाणु हो गए। तो दाएं तरफ H2O के आगे भी 4 लगाना पड़ेगा, ताकि 4 × 2 8 हाइड्रोजन हो जाएं। अच्छा, तो उधर भी 4 H2O? बिल्कुल। तो समीकरण बना 3 Fe + 4 H2O, तीर का निशान, Fe3O4 + 4 H2। अब चेक करें। हाँ, जरा फिर से जांचें। बाईं तरफ Fe = 3, H = 8, O = 4। ठीक। दाईं तरफ Fe = 3, H = 8, O = 4। अरे वाह, हो गया बराबर। हो गया ना? तो संतुलित समीकरण है 3 Fe + 4 H2O, तीर का निशान, Fe3O4 + 4 H2O। हमने सिर्फ आगे गुणांक बदले, फॉर्मूलो Fe H2O Fe3O4 H2O के नहीं छेड़ा। ये जरूरी है। वाह, ये तो वाकई एक पहेली सुलझाने जैसा है, जिसमें हर टुकड़े को सही जगह फिट करना है। क्या इस संतुलित कहानी में हम और जानकारी भी जोड़ सकते हैं? मतलब ये और यूजफुल बन सकती है? हाँ, बिल्कुल। हम बता सकते हैं कि कौन सा पदार्थ ठोस यानी सॉलिड है,
कौन सा द्रव यानी लिक्विड, कौन सा गैस यानी गैस जी। अच्छा, स्टेट्स भी। हाँ, और कौन सा पानी में घुला हुआ यानी जलीय विलयन एक्वियस AQ है। एक्वियस AQ। हाँ, तो पिछला समीकरण और जानकारी के साथ ऐसा दिखेगा 3FeS + 4H2OG Fe3O4S + 4H2G। अच्छा, यहाँ H2O के साथ G लिखा है, मतलब गैस। हाँ, इसका मतलब है कि लोहा तरल पानी से नहीं बल्कि भाप से क्रिया कर रहा था। ओके, ये तो बहुत जानकारी हो गई। हाँ, और कभी-कभी तीर के ऊपर या नीचे अभिक्रिया के लिए जरूरी तापमान, दबाव या किसी उत्प्रेरक कैटलिस्ट का नाम भी लिख देते हैं। उत्प्रेरक कैटलिस्ट, वो क्या होता है? उत्प्रेरक वो चीज होती है जो अभिक्रिया को तेज कराती है पर खुद खर्च नहीं होती। अच्छा, स्पीड बढ़ाने वाला। हाँ, कुछ वैसा ही। इससे समीकरण और भी ज्यादा जानकारी देने वाला बन जाता है। तो ये तो हुआ रासायनिक कहानियों को लिखने और उनका हिसाब किताब बराबर रखने का तरीका। पर ये जो बदलाव हो रहे हैं, क्या ये सब एक ही तरह के होते हैं या इनके भी अलग अलग प्रकार हैं? क्योंकि कभी चीजें जुड़ती दिखती हैं, कभी टूटती हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इन रासायनिक बदलावों के पीछे परमाणुओं के बीच पुराने रिश्तों का टूटना हाँ। और नए रिश्तों का बनना होता है। बॉन्ड्स टूटते बनते हैं। हाँ, और ये रिश्ते कैसे टूटते बनते हैं, इसी आधार पर हम अभिक्रियाओं के कुछ मुख्य प्रकार या कह लें मुख्य कथा प्रकार। कथा प्रकार, अच्छा, कौन कौन से? पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा नाम से ही जाहिर है, इसमें दो या दो से ज्यादा चीजें अभिकारक जुड़कर सिर्फ एक नई चीज उत्पाद बनाती हैं, जैसे दो किरदारों का मिलकर एक हो जाना। 2 से 1 बनना, ठीक है। कोई उदाहरण? उदाहरण के लिए, जब हम बिना बुझा चूना, जो सफेद पाउडर जैसा होता है, हाँ, पानी में डालते हैं, चूना पानी में, हाँ, तो वो तेजी से मिलकर बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 बनाता है और साथ में काफी गर्मी भी निकलती है, बर्तन गर्म हो जाता है। अरे हाँ, वो चूने का पानी गर्म हो जाता है। हाँ, समीकरण CaOS + H2O to CaOH2 AQ + ऊष्मा। अच्छा, ये वही चूना है जो दीवारों पर सफेदी के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि जब इसे दीवार पर लगाते हैं तो ये हवा की कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से धीरे धीरे क्या कहते हैं अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की एक पतली मजबूत परत बना लेता है। अच्छा, इसी से दीवारों पर चमक आती है। संगमरमर भी तो यही CaCO3 ही है। सच में संगमरमर वाला ही फॉर्मूला, वाह। हाँ, कोयले का जलना, C+O2 to CO2 या हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी बनना, 2H2+O2 to 2H2O भी संयोजन के ही उदाहरण हैं। सब में 2 चीजें जुड़कर एक बन रही हैं। बिल्कुल। और जिन कहानियों में मतलब अभिक्रियाओं में उत्पाद बनने के साथ ऊष्मा बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक, ऊष्मा बाहर निकलना। हाँ, एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक मतलब ऊष्मा। जैसे चूने वाली अभिक्रिया, हमारे घरों में जलने वाली रसोई गैस मीथेन का जलना भी ऊष्माक्षेपी है। गैस जलने पर गर्मी तो लगती ही है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारा सांस लेना यानी श्वसन, रेस्पिरेशन। सांस लेना ऊष्माक्षेपी कैसे? वो तो बस हवा अंदर बाहर करना है। दिखने में ऐसा लगता है, पर अंदर कहानी चल रही है। जब हम खाना खाते हैं, खासकर कार्बोहाइड्रेट्स, चावल, आलू, रोटी, तो पाचन में वो ग्लूकोज में टूटता है। ये ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं तक पहुंचता है, सेल्स तक। वहां ये उस ऑक्सीजन से मिलता है जो हम सांस लेकर अंदर लेते हैं, और फिर होती है अभिक्रिया, जिससे हमें मिलती है ऊर्जा, काम करने की, जिंदा रहने की ऊर्जा। अरे, तो एनर्जी सांस लेने से ऐसे बनती है? हाँ, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं। समीकरण है C6H12O6AQ + 6O2AQ + 6CO2AQ + 6H2OL + ऊर्जा। क्योंकि ऊर्जा निकल रही है, ये ऊष्माक्षेपी है। हमारे शरीर का पावर प्लांट है ये। शरीर का पावर प्लांट, कमाल है। हाँ, यहाँ तक कि कूड़े के ढेर में सब्जियों का गलकर खाद बनना भी गर्मी छोड़ता है, वो भी ऊष्माक्षेपी है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे कथा प्रकार पर, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन, डिकम्पोजिशन। ये संयोजन का ठीक उल्टा है। इसमें एक अकेला अभिकारक टूटकर 2 या ज्यादा छोटे उत्पाद बनाता है, जैसे एक बड़ी कहानी का छोटे हिस्सों में बंट जाना। एक से ज्यादा बनना, ठीक है। लेकिन किसी चीज को तोड़ने के लिए जोर लगाना पड़ता है,
ऊर्जा देनी पड़ती है। हाँ, तोड़ने में तो मेहनत लगती है। बिल्कुल। ये ऊर्जा गर्मी, ऊष्मा, रोशनी, प्रकाश या बिजली, विद्युत के रूप में हो सकती है। इसीलिए रियोजय अभिक्रियाएं अक्सर ऊष्माशोषी होती हैं। एंडो मतलब अंदर, यानी ये ऊष्मा सोखती हैं, ऊर्जा लेती हैं। एंडोथर्मिक, ऊर्जा लेना। एक्सो का उल्टा? बिल्कुल। अगर टूटना गर्मी देने से हो तो ऊष्मीय वियोजन, थर्मल डिकम्पोजिशन। गर्मी से टूटना? जैसे चूना पत्थर CaCO3 को खूब गर्म करें तो वो बिना बुझे चूने CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में टूट जाता है। CaCO3S CaOS + CO2G। सीमेंट उद्योग में ये बहुत काम आता है। अच्छा, सीमेंट ऐसे बनता है। हाँ, ये एक जरूरी स्टेप है। या फेरस सल्फेट के हरे क्रिस्टल गर्म करने पर रंग बदलते हैं और फिर टूटकर भूरा फेरिक ऑक्साइड और 2 गैसें SO2 SO3 बनाते हैं। काफी कुछ बनता है टूटने पर। अगर टूटना बिजली से हो तो विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस। बिजली से। हाँ। जैसे पानी में बिजली दौड़ाएं तो वो अपनी बनाने वाली गैसों हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 में टूट जाता है। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। हाँ, और इसमें हमेशा हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से दुगनी मात्रा में बनती है। H2O है ना? अरे हाँ, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। बिल्कुल। और अगर टूटना सूरज की रोशनी से हो तो प्रकाशीय वियोजन, फोटोलाइसिस। धूप से टूटना। जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl जो सफेद होता है, धूप में रखने पर स्लेटी ग्रे हो जाता है क्योंकि वो टूटकर सिल्वर धातु Ag और क्लोरीन गैस Cl2 बना लेता है। 2AgClS 2Ags + Cl2G। अच्छा, रंग बदल जाता है धूप में। हाँ, पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी इसी सिद्धांत पर काम करती थी। कमाल है, चीजें जुड़ भी रही हैं, टूट भी रही हैं, कभी गर्मी लेकर, कभी गर्मी देकर। अच्छा, अब वो वाला प्रयोग याद आ रहा है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डालना। हाँ हाँ, कील भूरी में जाती थी, घोल हल्का पड़ जाता था। वो कौन सी कहानी थी? वो है तीसरा प्रकार, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट। इसमें एक ज्यादा ताकतवर तत्व दूसरे कमजोर तत्व को उसके घर यौगिक के विलयन से निकाल बाहर करता है, उसकी जगह खुद ले लेता है। जैसे कोई दबंग आकर किसी की कुर्सी छीन ले। हाँ हाँ, कुर्सी छीनना। बिल्कुल। लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डालते हैं तो लोहा Fe ज्यादा क्रियाशील, ज्यादा ताकतवर है कॉपर से। लोहा ज्यादा ताकतवर है कॉपर से? हाँ, रासायनिक रूप से। तो वो कॉपर को उसके सल्फेट वाले घर से धक्का मारकर बाहर निकाल देता है, जो कील पर भूरी परत के रूप में जम जाता है। अच्छा, वो भूरी परत कॉपर है। हाँ, और खुद सल्फेट के साथ जुड़कर आयरन सल्फेट बना लेता है, जिससे घोल का नीला रंग फीका पड़ जाता है। समीकरण FeS + CuSO4Aq = FeSO4Aq + CuS। यहाँ लोहे ने कॉपर को विस्थापित हार दिया। समझ गया, ताकतवर ने कमजोर को हटा दिया। इसी तरह जिंक धातु भी कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा सकती है, क्योंकि जिंक भी कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu। क्रियाशीलता का ये खेल बहुत चलता है। अच्छा, फिर आता है चौथा प्रकार, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, द्वि मतलब 2। इसमें 2 यौगिक आपस में अपने आयनों, चार्ज्ड पार्ट्स की अदला बदली करते हैं, जैसे 2 जोड़ियों ने आपस में पार्टनर बदल लिए हों। आयनों की अदला बदली, ये कैसे होता है? इसका एक शानदार उदाहरण है जब हम सोडियम सल्फेट Na2SO4 के घोल में बेरियम क्लोराइड BaCl2 का घोल मिलाते हैं। ठीक है, 2 घोल मिलाएं। दोनों घोल साफ होते हैं, पर मिलते ही बेरियम सल्फेट BaSO4 का एक सफेद ठोस पदार्थ बनता है जो घुलता नहीं, नीचे बैठ जाता है। वही अवशेप, प्रेसिपिटेट। फिर से अवशेप, सफेद वाला इस बार। हाँ। साथ में बनता है सोडियम क्लोराइड NaCl जो पानी में घुला रहता है। समीकरण Na2SO4Aq + BaCl2Aq = BaSO4S + 2NaClAq। तो यहाँ सोडियम और बेरियम ने जगह बदली। बिल्कुल, बेरियम ने सोडियम की जगह ले ली, सल्फेट के साथ BaSO4 बना, और सोडियम ने बेरियम की जगह ले ली, क्लोराइड के साथ NaCl बना, आयनों की अदला बदली हो गई। अच्छा, इसे कहते हैं द्विविस्थापन। जिस भी अभिक्रिया में ऐसा अघुलनशील अवक्षेप बनता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये अवक्षेप बनना भी रासायनिक अभिक्रिया का एक पक्का सबूत है। ठीक है, तो संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ये तो हो गए मुख्य कथा प्रकार।
पर एक और शब्द जो बार बार आता है, उपचयन और अपचयन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हाँ, रिडॉक्स। हाँ, रिडॉक्स। ये क्या है? ये कोई अलग प्रकार है या इन्हीं कहानियों का हिस्सा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जो अक्सर इन सभी प्रकार की अभिक्रियाओं में कहीं न कहीं चल रहा होता है। ये ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के लेन देन से जुड़ा है। ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का लेन देन? सीधे शब्दों में कहें तो जब कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन हासिल करता है या हाइड्रोजन खोता है तो हम कहते हैं कि उसका उपचयन, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन लेना मतलब उपचयन? और जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन खोता है या हाइड्रोजन हासिल करता है तो हम कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। ऑक्सीजन खोना मतलब अपचयन? हाँ, जैसे कॉपर पाउडर को हवा में गर्म करें तो वो काला हो जाता है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन से जुड़कर कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। 2Cu + O2 2CuO। यहाँ कॉपर ने ऑक्सीजन हासिल की तो कॉपर का उपचयन हुआ? बिल्कुल, उपचयन हुआ। अब अगर इसी काले कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस डालें और गर्म करें तो वो काला रंग गायब होकर वापस भूरा कॉपर मिल जाता है और साथ में पानी बनता है। CuO + H2 Cu + H2O। वापस कॉपर मिल गया? हाँ, यहाँ क्या हुआ? CuO ने अपनी ऑक्सीजन खो दी। हाँ, खो दी तो उसका अपचयन हुआ और हाइड्रोजन ने वो ऑक्सीजन ले ली तो हाइड्रोजन का उपचयन हुआ। अरे वाह, मतलब एक ही अभिक्रिया में एक का उपचयन और दूसरे का उपचयन हो रहा है। ये तो जुड़वा भाइयों जैसा है। बिल्कुल। ये दोनों क्रियाएं हमेशा साथ साथ होती हैं। इसीलिए ऐसी अभिक्रियाओं को मिलाकर रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इक्वल्स टू रिडॉक्स। रिडॉक्स, समझ गया। ये रिडॉक्स अभिक्रियाएं हर जगह हो रही हैं, हमारे शरीर में भी, बैटरियों में भी, धातुओं के बनने में भी। वो मैग्नीशियम का जलना Mg + O2 = MgO भी एक रेडॉक्स अभिक्रिया ही थी जिसमें मैग्नीशियम का उपचयन हुआ था। तो ये उपचयन या ऑक्सीडेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी कोई सीधा असर पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है और काफी बड़ा असर। दो चीजें तो हम रोज देखते या महसूस करते हैं जो इसी उपचयन का नतीजा है। अच्छा, कौन सी? पहला है संक्षारण। करोजन। संक्षारण। जंग लगना। हाँ, जंग लगना इसका सबसे आम उदाहरण है। जब कोई धातु, खासकर लोहा, हवा, पानी, नमी या एसिड जैसी चीजों के संपर्क में आती है तो वो धीरे धीरे खराब होने लगती है, उसकी सतह गलने लगती है। इसी को संक्षारण कहते हैं। हाँ, लोहे की चीजों पर वो लाल भूरा पाउडर जम जाता है। वो असल में लोहे का ऑक्सीजन और नमी की मौजूदगी में उपचयित होकर बना आयरन ऑक्साइड ही है। अच्छा, वो भी ऑक्सीडेशन है। हाँ, इसी तरह चांदी का काला पड़ जाना या तांबे के बर्तनों पर हरी परत जमना भी संक्षारण है, धातु का उपचयन। चांदी काली और तांबा हरा? हाँ, देखा है। और ये सिर्फ दिखने में बुरा नहीं लगता, इससे भारी नुकसान होता है। सोचिए, पुल, गाड़ियां, जहाज, रेल की पटरियां, सब में लोहा लगता है। जंग लगने से ये कमजोर होते हैं, टूट सकते हैं। हाँ, ये तो गंभीर समस्या है। बिल्कुल। हर साल अरबों रुपए सिर्फ जंग से हुए नुकसान की भरपाई और रोकथाम पर खर्च होते हैं। इसीलिए तो हम लोहे पर पेंट करते हैं, ग्रीस लगाते हैं या दूसरी धातुओं की परत चढ़ाते हैं ताकि उसका हवा पानी से संपर्क टूटे और उपचयन ना हो पाए। बचाव के तरीके? दूसरा असर है विकृत गंधिता। रैंसिडिटी। विकृत गंधिता। ये क्या है? कभी ऐसा हुआ है कि लंबे समय से रखा कोई तेल या घी वाला स्नैक जैसे चिप्स या नमकीन खोला तो उसमें से अजीब सी बासी महक आई और स्वाद भी खराब लगा? हाँ, अक्सर होता है। वो पैकेट खोलते ही पता चल जाता है कि मामला गड़बड़ है। तो गड़बड़ इसीलिए है क्योंकि उस खाने में मौजूद तेल या वसा, फैट का हवा की ऑक्सीजन से संपर्क होने पर उपचयन हो गया है। खाने का भी ऑक्सीडेशन? हाँ, इस उपचयन से नए रसायन बनते हैं जिनकी गंध और स्वाद खराब होते हैं। इसी को विकृत गंधता कहते हैं। ओहो, तो खाना खराब होने के पीछे भी यही उपचयन है? हाँ। इसे रोकने का क्या तरीका है? कई तरीके हैं। एक तो खाने में ऐसे पदार्थ मिलाना जो उपचयन को रोके, जिन्हें प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, हाँ सुना है। दूसरा, खाने को हवाबंद डिब्बों में रखना ताकि ऑक्सीजन अंदर न जा सके। और चिप्स के पैकेट देखे हैं? हाँ। वो फूले हुए क्यों होते हैं? हाँ, फूले रहते हैं, हवा भरी होती है। वो हवा नहीं, नाइट्रोजन होती है अक्सर।
कंपनियां पैकेट से ऑक्सीजन निकालकर उसमें नाइट्रोजन जैसी गैस भर देती हैं। नाइट्रोजन क्रिया नहीं करती तो चिप्स का उपचयन नहीं होता और वो ताजे बने रहते हैं। अरे वाह, ये राज है चिप्स के पैकेट का, नाइट्रोजन। जी। तो आज की इस बातचीत में हमने रासायनिक बदलावों की एक पूरी दुनिया देखी। हमने समझा कि ये बदलाव सिर्फ लैब में नहीं, हमारे चारों ओर हर पल हो रहे हैं। बिल्कुल। हमने उनके संकेत पहचानना सीखा, उनकी कहानी को समीकरणों की भाषा में लिखना और उन समीकरणों का हिसाब किताब यानी संतुलन बनाए रखना सीखा। और हमने ये भी जाना कि इन रासायनिक कहानियों के कई रूप हैं: संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। हाँ, वो कथा प्रकार। साथ ही हमने उपचयन अपचयन यानी रेडॉक्स के जरूरी खेल को समझा, और ये भी कि कब कोई अभिक्रिया ऊष्मा देती है, ऊष्माक्षेपी, और कब लेती है, ऊष्माशोषी। ये सब मिलकर ही रसायन विज्ञान की दुनिया को इतना विविध और रोचक बनाते हैं। और आखिर में हमने देखा कि कैसे उपचयन जैसी एक सामान्य सी लगने वाली रासायनिक प्रक्रिया हमारी जिंदगी पर सीधा असर डालती है, चाहे वो लोहे को बर्बाद करने वाला जंग हो, संक्षारण, या हमारे खाने को खराब करने वाली विकृत गंधता। बिल्कुल। उम्मीद है इस चर्चा के बाद श्रोता अपने आसपास होने वाले बदलावों को अब एक नई नजर से देखेंगे। हाँ, अब तो दूध फटने पर भी सोचूंगा कि कौन सी अभिक्रिया हुई। बिल्कुल। खाना पक रहा हो, पत्तियां रंग बदल रही हो, या बैटरी काम कर रहे हो, हर जगह एक रासायनिक कहानी छिपी है जिसे अब हम थोड़ा बेहतर समझ सकते हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को, क्या हमारे इर्द गिर्द ऐसी और भी अनगिनत अनदेखी रासायनिक अभिक्रियाएं हर लम्हा हो रही हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं? सोचने वाली बात है। अगली बार जब कोई बदलाव नजर आए, रंग बदलना, गैस निकलना, गर्माहट या ठंडक महसूस होना, तो एक पल रुककर सोचिएगा जरूर, इसके पीछे की रासायनिक कहानी क्या हो सकती है। जरूर सोचिएगा। इस मजेदार और ज्ञान बढ़ाने वाली बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी मजा आया। उम्मीद है श्रोताओं को रासायनिक अभिक्रियाओं की ये खोज रोचक लगी होगी।